तो दोस्तों एक बार फिर आप सभी का यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023 में स्वागत है। आज है इंडियन इकोनॉमी की टेस्ट नंबर 3। इसके पहले हम 2 टेस्ट कर चुके हैं। तो बात करें इसमें क्या क्या कौन कौन से टॉपिक कर रहे हैं। वैसे तो टेस्ट फर्स्ट है, यानी हमारा जो तरीका है एक टेस्ट को जो है 5 वीडियो में लाना, ताकि ज़्यादा बड़ा भी ना हो, क्योंकि उसकी व्याख्या भी करनी पड़ती है। इस प्रकार इसमें ये तीसरा है। इसके पहले 2 आ चुके हैं और इसके साथ 2 और आएंगे, फिर 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। 100 क्वेश्चन के साथ फिर उसको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों की सेपरेट जो है व्याख्या के साथ पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है। तो बात करें कौन कौन से टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो इसमें इंडियन इकोनॉमी और नेशनल इनकम की जो मूल बातें हैं उसको, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ की बात कर रहे हैं, प्लानिंग, इन्फ्लेशन, एग्रीकल्चर, इन जो है 5 टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। इसके अलावा बात करें, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं या फिर स्टडी ऑन आईएएस सर्च कर सकते हैं। जितनी भी अपडेट क्लास की रहेगी सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी या तो यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पर मिलेगी। इसके अलावा बता दें तो 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के हम लोग सॉल्व करेंगे फुल एनालिसिस के साथ, हिंदी और इंग्लिश। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, इंक्लूडिंग बैक ईयर क्वेश्चन पेपर भी हैं। इसके अलावा बता दें अभी तक लगभग 800 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है। लगभग डेली एक टेस्ट होता है, कभी कभी 2 हो जाता है। इसके अलावा एक बात और बता दें, प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज शुरू की है, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट है ज्योग्राफी का, जिसमें एक लेक्चर जो है हो चुका है, दूसरा लेक्चर जो है अपडेट होने वाला है। ये स्पीक क्विक रिवीजन सीरीज है प्रीलिम्स के लिए। आज है पार्ट 3, 41 से 60 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और अगर आपको टेस्ट थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक ज़रूर करिए और शेयर भी करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें, क्योंकि ये पहल बहुत रेयर ही देखने को मिलती है, क्योंकि आपको जो है 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन आपको यूपीएससी के सॉल्व करवाया जाए, वो भी ऑनलाइन फ्री। ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए या फिर हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप नंबर पर आप सिर्फ एसएमएस कर सकते हैं, कॉल नहीं लगेगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी सीएसओ ने जनवरी 2015 में राष्ट्रीय खातों के नए और संशोधित आंकड़े जारी किए। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इधर इंग्लिश वाला लिखा है तो दोनों पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं, आप पढ़ सकते हैं। ऑप्शन ए की बात करें तो राष्ट्रीय आय लेखांकन यानी नेशनल इनकम जो अकाउंटिंग के लिए नए आधार वर्ष श्रृंखला को वित्तीय वर्ष 2004-5 से 2011-12 तक संशोधित जो है किया गया। ऑप्शन 2 की बात करें तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता वाली 14 सदस्यीय सलाहकार समिति की सिफारिश के अनुसार परिवर्तन किए गए। ऑप्शन 3 की बात करें, संशोधित राष्ट्रीय खातों की गणना के लिए राष्ट्रीय लेखा सिस्टम एसएनए 2008 के अनुरूप उपयोग की जाने वाली पद्धति का उपयोग किया जाएगा। कौन सा उत्तर आपको गलत है? हालांकि अगर ऑप्शन 1 देखेंगे तो इसके पहले बहुत न्यूज़ में था, तो उसमें ये सही है, क्योंकि जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग का बेस ईयर है वो 2004-5 से बदलकर 2011-12 तक संशोधित किया गया है। जो हेडलाइन वृद्धि दर है अब स्थिर बाजार मूल्यों पर जीडीपी द्वारा मापी जाएगी, जिसे अब जीडीपी जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानक निर्धारित किया गया, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मापा जाता है जीडीपी को, उसके रूप में संदर्भित किया जाएगा। यानी पहले विकास दर को कारक लागत पर यानी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट प्राइस पर के रूप में जो है, और स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के रूप में मापा जाता था। ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 गलत है। यानी ये जो इसमें बात किया है उपाध्यक्ष नीति आयोग, तो इसमें नहीं, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के सिफारिश के अनुसार, जिसने हर 5 साल में सभी आर्थिक सूचकांकों के आधार वर्ष में संशोधित करने की सलाह दी थी। तो इस प्रकार ना कि सलाहकार समिति द्वारा, बल्कि कौन दिया था, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है उसने हर 5 साल में सभी आर्थिक सूचकांकों को संशोधित करने की सलाह दी थी। तो इसमें सलाहकार समिति का कोई रोल नहीं है। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 जो है सही है। यानी राष्ट्रीय खातों की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली जो सिस्टम में को भी राष्ट्रीय लेखा प्रणाली 2008 की आवश्यकता के अनुरूप संशोधित किया जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार कौन सा उत्तर गलत है? ऑप्शन 3 जो है इसमें गलत है।
अगर जीवीए की बात करें यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करें तो क्षेत्रवार अनुमान अब जो है कारक लागत के बजाय जो है मूल कीमतों पर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 को देखें। प्रारंभिक काल में अर्थशास्त्रियों की प्रगति, वृद्धि और विकास का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया, लेकिन 1970 के दशक के दौरान इन शब्दों को अस्पष्ट अर्थ और वास्तव में विकसित हुए। वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक, आर्थिक वृद्धि गुणात्मक शब्द है। सड़क नेटवर्क के शुद्ध विकास जैसे वास्तविक शब्दों में इसे मापना कठिन है। ऑप्शन दो, आर्थिक वृद्धि यानी आर्थिक वृद्धि को देश में उपलब्ध पोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तर जैसे मापदंडों में मापा जा सकता है। ऑप्शन तीन है, उच्च आर्थिक विकास स्वतः उच्च आर्थिक विकास में परिवर्तित नहीं होता है। कौन सा उत्तर सही है? वृद्धि और विकास के संदर्भ में आपसे इसमें पूछा है। तो वृद्धि यानी ग्रोथ का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है इसकी मात्रात्मकता, यानी जो क्वांटिटी होगी वो ग्रोथ से जो है, यानी आपको समझना है ग्रोथ का संबंध किससे है। ग्रोथ का संबंध जो है क्वांटिटी से है, क्वालिटी से नहीं, ठीक है। और वहीं डेवलपमेंट का संबंध किससे है, उसमें दोनों जो है शामिल किए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार देखेंगे ये जो आर्थिक वृद्धि जो है गुणात्मक शब्द नहीं है, यानी अगर क्वांटिटी होती मात्रात्मक शब्द होता तो ये सही होता, ठीक है। ऑप्शन एक गलत हो जाएगा। ऑप्शन दो की बात करें तो ऑप्शन दो गलत है, क्योंकि आर्थिक वृद्धि के पैरामीटर में मापा जा सकता है, जैसे एक दशक के दौरान खाद्य उत्पादन में वृद्धि जिसे टन में मापा जा सकता है, ठीक है। कुल मिला के आर्थिक वृद्धि किसे मात्रात्मक है, ठीक है। इसे पोषण स्वास्थ्य जैसे मापदंडों नहीं, क्वालिटी में नहीं, यानी मात्रात्मक रूप में मापा जा सकता है। इस प्रकार ऑप्शन दो भी गलत है। ऑप्शन तीन जो है इसमें ऑप्शन तीन सही है। और क्यों सही है अगर बात करें ऑप्शन तीन की, तो उच्च आर्थिक विकास स्वतः आर्थिक विकास में परिवर्तित नहीं होता, यानी हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, डज नॉट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आप लोग देख लीजिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। यानी बुनियादी बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए यदि जनता को उनके जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने वाले इनपुट की एक न्यूनतम स्तर की गारंटी दी जानी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए आर्थिक विकास का पैरामीटर जो मापा जाता है, जैसे अगर बात करें पोषण स्तर, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास, पहुँच उनकी अस्पताल तक पहुँच, दवाएं, सुरक्षित पेयजल, टीकाकरण, तो जो है ये गुणवत्ता पर निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन तीन जो है ऑप्शन तीन सही है, यानी हाई इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो डज नॉट ऑटोमेटिकली जो है कन्वर्टेड इनटू हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इस प्रकार देखेंगे कौन सा करेक्ट है, तो करेक्ट की बात करें ऑप्शन तीन यानी सी जो है करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। इसमें एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में आपको पूछा है। ऑप्शन एक, इसकी गणना सूचकांक के तीन संकेतकों स्वास्थ्य, शिक्षा, राजनीतिक भागीदारी को मिलाकर की जाती है। ऑप्शन बी, 2020 में पहली बार यूएनडीपी ने देशों के जीवाश्म ईंधन के उपयोग को मापने के लिए एक नया मीट्रिक जो है पेश किया। ऑप्शन सी, यह महबूब उल हक और ईस्टर डुफ्ले के नेतृत्व में यूएनडीपी की एक टीम द्वारा प्रस्तावित किया गया है। ऑप्शन डी, 2020 में यूएनडी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है भारत 112वें स्थान पर था। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है एसडीआई के बारे में। तो तीन संकेतकों की बात जहाँ तक करें तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन उसकी बात करता है, राजनीतिक भागीदारी की बात नहीं करता, ठीक है, जीवन की बात करता है। ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन दो की बात करें तो 2020 में पहली बार यूएनडीपी ने देशों में जीवाश्म ईंधन उपयोग की जाने नया मीट्रिक जो है पेश किया, ठीक है, यानी मेजर फॉसल फ्यूल यूजेस जो है ऑफ कंट्री को जो है न्यू मीट्रिक के रूप में पेश किया, ये सही है। और ऑप्शन सी की बात करें तो ये गलत है। महबूब उल हक और ईस्टर डुफ्लो के नेतृत्व में ये प्रस्तावित नहीं किया जाता। इंडेक्स जो होता है प्रमुख विद्वानों के विकास कर्मियों और यूएनडीपी के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय के सदस्यों की कोई चुनिंदा टीम होती है जिसके द्वारा ये प्रतिपादित किया जाता है। एसडीआई विकसित करने वाली पहली टीम की बात करेंगे तो उसमें महबूब उल हक और इंगे कॉल
ने किया था। ठीक है, वर्तमान में ये नहीं है। ये पहली जब जो प्रस्तुत की गई थी रिपोर्ट, तो उसमें महबूब उल हक और इंगे कौल शामिल थे। इस प्रकार ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें बात करेंगे ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन डी भी गलत है। ठीक है, यानी इसमें कितना स्थान था, 131वां। तो इस प्रकार इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं, इसमें क्या पूछा है। इसमें औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कॉलोनियल पीरियड के बारे में पूछा है। 3 कथन दिए गए। ऑप्शन 1, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत की प्राथमिक वस्तुओं को खरीदने और उन्नत वस्तुओं के निर्यात की क्षमता बढ़ाने की नीति अपनाई जाती थी। ऑप्शन 2, उपनिवेशवादियों द्वारा भारत के औद्योगिकरण की भी उपेक्षा की गई। ऑप्शन 3 है, विश्व युद्ध के कारण स्वतंत्रता से पहले का दशक समग्र भारतीय अर्थव्यवस्था की उत्पादकता में महत्वपूर्ण परिवर्तन के कारण अच्छी वृद्धि के रूप में चिन्हित किया गया। कौन सा कथन सही नहीं है औपनिवेशिक काल के दौरान। ऑप्शन 1 जो है गलत है, यानी खरीदने और उन्नत वस्तुओं के निर्यात की क्षमता बढ़ाने की नीति अपनाई नहीं गई थी। ठीक है, इसमें क्या था, जो औपनिवेशिक शासन था उसने क्या था, उसने अपने राजस्व बढ़ाने की नीति अपनाई थी। ठीक है, यहाँ का कच्चा माल वहाँ ले जाकर और वहाँ से जो है फिनिश मटेरियल लाकर यहाँ की मार्केट में बेचते थे। ठीक है, ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 जो है सही है। ठीक है, यानी औपनिवेशिकवादियों द्वारा भारत की औद्योगिकरण की भी उपेक्षा की गई, यानी उसको जो है निगलेक्ट किया गया। ऑप्शन 3 की बात करें तो 3 गलत है, यानी आज़ादी के पहले की अवधि पूरी तरह से लगभग ठहराव की अवधि थी। जो उत्पादन की संरचना की उत्पादकता के स्तर लगभग कोई बदलाव नहीं। 20वीं शताब्दी की बात करें, उसके पूर्वार्ध के दौरान कुल वास्तविक उत्पादन का अनुमान लगभग 2% से भी कम था, और वहीं ब्रिटिश शासन के तहत भारत का समग्र आर्थिक प्रदर्शन बहुत कम था। ठीक है, अच्छी वृद्धि की बात हो ही नहीं सकती, ये भी गलत है। तो बचा कौन सा सही नहीं है, यानी 1 और 3, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। एक नियोजित अर्थव्यवस्था के लिए भारत का निर्णय भी दुनिया के कुछ समकालीन अनुभवों द्वारा ढाला गया था। निम्नलिखित में कौन सा कथन इस संदर्भ में सही है। ऑप्शन ए है, 1929 की महामंदी और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुनर्निर्माण की चुनौती। ऑप्शन बी है, 1950 के दशक में आर्थिक विकास के मामले में दुनिया में बृहद और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं ने खराब प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सी 1 और 2। ऑप्शन डी, ना तो 1 ना तो 2। अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 सही है, एक नियोजित। ठीक है, यानी प्लान्ड जो इकोनॉमी के लिए अगर बात करें तो भारत का निर्णय भी दुनिया के कुछ समकालीन अनुभवों के द्वारा ढाला गया, जिसके अगर कुछ मुख्य बिंदुओं के कारण की बात करें तो एक तो बात करें जो 1929 में महामंदी और द्वितीय विश्व जो वर्ल्ड वार हुआ था, उसके बाद पुनर्निर्माण यानी री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो चुनौती आई थी। ठीक है, तो इसने ही विशेषज्ञों को अर्थव्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप के पक्ष में निष्कर्ष डाला था। जो एडम स्मिथ की बात आपने सुना होगा, एडम स्मिथ द्वारा गैर हस्तक्षेप के समकालीन विचार को जो है ये विपरीत था। एडम स्मिथ का मामला था कि बाजार में हस्तक्षेप ना करें, लेकिन जो है उस घटना के बाद जो है राज्यों पर हस्तक्षेप की नीति का पालन करना जारी किया गया। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 जो है इसमें सही है। तो ऑप्शन 1 सही हो गया, ऑप्शन बी गलत है। ठीक है, यानी प्रमुख अर्थव्यवस्था की अच्छी वृद्धि जो है 1950 के दशक में आर्थिक विकास में दुनिया के बृहद और प्रमुख अर्थव्यवस्था खराब प्रदर्शन करना शुरू नहीं किया, अच्छे प्रदर्शन करने शुरू किए। ठीक है, इस प्रकार जो है इसमें देखेंगे तो ऑप्शन ए सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। औद्योगिकरण करने के लिए देश के कुछ उद्योगों की उपस्थित आवश्यक है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की नई श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित क्षेत्रों में आईआईपी में उन्हें सौंपे गए भार के अनुसार आरोही यानी घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन 1 कच्चा माल, ऑप्शन 2 सीमेंट, ऑप्शन 3 स्टील, ऑप्शन 4 रिफाइनरी। तो इसमें देखेंगे, इसमें ऑप्शन सी जो होगा ये सही होगा। आपने इकोनॉमिक सर्वे में देखा होगा, ठीक है, जहाँ इंडस्ट्री की बात की गई होगी, तो उसमें देखेंगे रिफाइनरी जो उत्पाद का भारांश है वो 11.29 है। उसके बाद देखेंगे
इसके बाद क्या आता है, बिजली आती है, बहरहाल इसमें नहीं है लेकिन हम आपको क्रम बता देते हैं। रिफाइनरी के बाद क्या आएगा, उसके बाद भारांश में बिजली आएगी, बिजली का भारांश कितना है 7.99। उसके बाद आएगा स्टील, स्टील का भारांश कितना है, स्टील का भारांश 7.22 है। उसके बाद क्या आएगा, कोयला, कोयला का भारांश कितना है 4.16। उसके बाद आएगा कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल का भारांश कितना है 3.62। इसके बाद आएगा नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का भारांश 2.77। और उसके बाद आएगा सीमेंट 2.16। और उसके बाद सबसे लास्ट में कितना भारांश सबसे कम है, उर्वरक। ठीक है। और देखेंगे 6 उद्योगों के प्रारंभिक समूह में 2013 में दो नए उद्योग जो है जोड़े गए, जैसे प्राकृतिक गैस और उर्वरक। ठीक है, प्राकृतिक गैस और उर्वरक 2013 में जोड़े गए। इस प्रकार से देखेंगे, इसमें जो है ऑप्शन सी सही होगा। जरूरी नहीं है और भी आप देख लीजिएगा, मैंने सारा डाटा बता दिया तो ये भी समझ लीजिएगा, जरूरी नहीं वही पूछा जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 में बात करें तो विश्व बैंक ने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 माइंड सोसाइटी एंड बिहेवियर में कहा है कि मानव व्यवहार में अंतर्दृष्टि के साथ संयुक्त होने के विकास नीतियां अधिक प्रभावी हो जाती हैं। व्यवहारिक अर्थशास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स जो है के बारे में आपको स्टेटमेंट दिया गया है, इकोनॉमिक्स सर्वे में ये वर्ड यूज किया गया था। तो ऑप्शन एक है आर्थिक विकास मानव मनोवैज्ञानिक जैसी अमूर्त चीज़ों के बजाय राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति और कराधान पर निर्भर करता है। ऑप्शन दो, ऋण चूक जो है बढ़ जाती है यदि लेनदार और देनदार के बीच बैठक की आवृत्ति बढ़ जाती है। ऑप्शन तीन है समूह और समाज जो ईमानदार और भरोसेमंद माने जाते हैं एक प्रतिस्पर्धी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कारण विकास से खराब प्रदर्शन करते हैं। कौन सा उत्तर आपको गलत है, आप इंग्लिश वाला भी पढ़ लीजिएगा अगर आपको ना समझ में आ रहा हो। तो विश्व बैंक ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 जो है माइंड सोसाइटी एंड बिहेवियर पर प्रस्तुत की थी। इसमें कहा था कि मानव व्यवहार में अंतर्दृष्टि के साथ संयुक्त होने पर विकास नीतियां अधिक प्रभावित होती हैं। ठीक है। तो इसमें क्या कौन सा उत्तर गलत है ये पूछा है। ठीक है। तो इसमें जो है ऑप्शन एक जो है गलत है। यानी अगर दृष्टिकोण की बात करें तो ये रिपोर्ट आगे कहता है कि व्यवहारिक अर्थशास्त्र द्वारा सूचित नीतिगत निर्णय समाज के विकास कल्याण को बढ़ावा देने के प्रभावशाली सुधार प्रदान कर सकते हैं। यह स्वास्थ्य शिक्षा जैसे क्षेत्रों की बात करता है। ठीक है। तो इस प्रकार राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति कराधान पर निर्भर नहीं करता, बल्कि जो नीतिगत निर्णय हैं समाज के विकास और कल्याण को बढ़ावा देते हैं, उन पर जो है मनोवैज्ञानिक जैसी अमूर्त चीज़ों के जो है मानव प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार ऑप्शन एक गलत है। ठीक है। ऑप्शन बी दो की बात करें तो ये भी गलत है। यानी आर्थिक विकास न केवल राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति कराधान ऑप्शन ये तो बात की, ऑप्शन एक की ही व्याख्या फिर से हम कर रहे हैं। आर्थिक विकास न केवल राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति कराधान पर निर्भर करता बल्कि मनोवैज्ञानिक समाज शास्त्र संस्कृत मानदंडों पर निर्भर करता है, जिसकी बारे में अपने रिपोर्ट में अभी हमने पहले बताया कि वर्ल्ड बैंक ने अपने रिपोर्ट में बताया था। यानी इसके साथ क्या होना चाहिए, इसके साथ बात करें तो मानव मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, संस्कृत भी होना चाहिए। तो इस प्रकार ऑप्शन एक भी गलत है, ऑप्शन दो भी गलत है। ठीक है। यानी अगर बात करें माइक्रो फाइनेंस ग्राहकों और उनके जो चुकाने वाले समूहों के बीच बैठकों की जो अवधि यानी समय को जो है मासिक के बजाय साप्ताहिक में एक साधारण परिवर्तन के साथ ऋण पर डिफ़ॉल्ट की संभावना 3 गुना कम हो गई है। तो उसने अपने रिपोर्ट में ये भी बताया था, बढ़ नहीं गई, कम हो गई है। ऑप्शन तीन की बात करें तो ये गलत है। ठीक है। यानी अब साहित्य का एक बढ़ता हुआ निकाय जो दर्शाता है कि आर्थिक क्षमता और विकास के लिए कुछ सामाजिक मापदंडों और सांस्कृतिक प्रथाएं कैसे महत्वपूर्ण बन गई हैं। ठीक है। तो खराब प्रदर्शन करते नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसमें जो है सही है। एक सेकेंड, ऑप्शन डी इसमें सही है, यानी तीनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो 1991 में भारतीय एक सेकेंड यार,
1991 में भारतीय आर्थिक संकट के पीछे कारण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक, सकल घरेलू उत्पाद के 20% से अधिक का बढ़ता राजकोषीय घाटा और अति मुद्रास्फीति की स्थिति। ऑप्शन दो है, आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 द्वारा विदेशी ऋणग्रस्तता को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ाना। तो भारतीय आर्थिक संकट जो 1991 में आया था उसके कारणों के बारे में बात करेंगे, तो अगर ऑप्शन एक की बात करेंगे तो ऑप्शन एक गलत है, क्योंकि 1991 का भारतीय आर्थिक संकट भारत में एक आर्थिक संकट था जो खराब आर्थिक नीतियां, अक्षम सार्वजनिक जो है क्षेत्र की इकाइयों का परिणाम, व्यापार घाटे का भुगतान संतुलन के कारण आया था। ठीक है। अगर भाई खाड़ी युद्ध की बात करें तो भुगतान संतुलन संकट के बढ़ते विदेशी ऋण, सकल घरेलू उत्पाद में 8% से अधिक के राजकोषीय घाटे, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन लगभग 13% से अधिक, ये गहरी समस्याएं जो थी इनके कारण ही ये आया था। यानी सकल घरेलू उत्पाद 20% से अधिक बढ़ता राजकोषीय घाटा, इसकी बात जो है नहीं किया गया है। तो ये जो है ये गलत है। अति मुद्रास्फीति तो थी, लेकिन उसके अलावा ये 20% से अधिक बढ़ता राजकोषीय घाटा, ये डाटा नहीं दिया गया इसमें 8% से अधिक की बात की गई है। ठीक है। ऑप्शन दो की बात करें तो ऑप्शन दो जो है गलत है। यानी जो सातवीं पंचवर्षीय योजना थी 1985 से 90, उसमें निर्यात बढ़ने के लिए जो भारी उधारी के साथ बाजार नियमों में और ढील को बढ़ावा दिया गया। इस प्रकार देखेंगे जो 1991 में बीओपी के संकट में प्रमुख भूमिका निभाई, तो ये भी गलत है। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें देखेंगे ऑप्शन डी, ना तो एक ना तो दो, इनमें से कोई नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। इसने पूछा है बॉम्बे प्लान के संदर्भ में भारत के आर्थिक विकास की योजना के लोकप्रिय शीर्षक के साथ भारत के प्रमुख पूंजीपतियों के एक क्रॉस सेक्शन द्वारा तैयार किया गया। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी बॉम्बे प्लान के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए की बात करें, बॉम्बे योजना जॉन मथाई के संपादकीय में प्रकाशित हुई, जो बाद में नेहरू के मंत्रिमंडल में पहले रेल मंत्री बने। ऑप्शन दो, आर्थिक नियोजन पर बंबई योजना के सदस्यों और राष्ट्रीय योजना समिति के बीच स्पष्ट रूप से परस्पर विरोधी विचार थे। ऑप्शन तीन, बॉम्बे योजना के सदस्य पूंजीवादी थे, लेकिन उन्होंने न्यूनतम मजदूरी कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम उचित मूल्य गारंटी का प्रस्ताव रखा। ऑप्शन चार, योजना कुल परिव्यय की 35% के साथ बुनियादी उद्योग की प्राथमिकता दी गई। तो बॉम्बे प्लान के बारे में आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो अगर बॉम्बे प्लान की बात करें तो 1944 से 45 में जो है ये प्रकाशित हुआ था। भारत के लिए आर्थिक विकास की योजना का शीर्षक था इसका। ठीक है। इस योजना में शामिल की बात करें तो जो 8 पूंजीपति थे वो शामिल थे, यानी परसोत्तम दास, ठाकुर दास, जे.आर.डी. टाटा, जी.डी. बिरला, लाल श्री राम, जो कस्तूरथई लाल भाई थे, ए.डी. श्रॉफ थे, अशोरी दलाल थे, जॉन मथाई थे। ठीक है। तो इस प्रकार जो है ये जो है गलत है। ठीक है। तो इस योजना के 2 संस्करण प्रकाशित हुए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। जनवरी में 1944 में, दूसरा जो है 1945 में पुरुषोत्तम दास ठाकुर के संपादन के तहत 2 खंडों में प्रकाशित हुआ। ऑप्शन 2 की बात करें ये भी गलत है। ठीक है। यानी एनपीसी और बॉम्बे प्लान क्लब के बीच सदस्यों की एक योजना क्रिस क्रॉस की आवश्यकता के बारे में लोकप्रिय भावनाएं इन 2 प्रमुख योजनाओं के बीच कुछ अस्पष्ट कटौतियों के साथ, जिन्होंने अंततः स्वतंत्रता के बाद आर्थिक व्यवस्था के आकार को मोड़ दिया। ठीक है। यानी विरोधी विचार परस्पर नहीं थे, कुल मिलाकर ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे कि ऑप्शन 3 की, तो ऑप्शन 3 सही है। बॉम्बे प्लान योजना जो है वो निर्माता द्वारा सभी मध्यस्थों यानी जमींदारी उन्मूलन, कृषि पुनर्गठन उन्मूलन, इस मुद्दे पर एक बुनियादी समझौते के लिए कृषि न्यूनतम मजदूरी, कृषि उत्पाद और सहकारी समितियों, क्रेडिट और इसके अलावा विपणन संवर्धन, इन सब
इन सब मामलों में बॉम्बे प्लान निर्माता द्वारा ये मामले प्रस्तावित किए गए थे। 4 की बात करें, 4 भी सही है। ठीक है, तो ये कुल व्यय की बात जो 35% तक आवंटित किया गया था। सोवियत योजना से जुड़े सुराग बॉम्बे प्लान आवश्यक उपभोक्ता सामान उद्योगों के साथ एक विकास के पक्ष में था, लेकिन कम महत्वपूर्ण संबंध के रूप में। तो कुछ ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। बहरहाल ये अभी ऑप्शन सही है, 3 भी ऑप्शन सही है, 4 भी ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसे नारायण अग्रवाल ने तैयार किया था। ऑप्शन 2 है इसके प्रस्ताव बम्बई योजना के प्रस्ताव के विपरीत थे। ऑप्शन 3 है वैचारिक रूप से यह योजना अर्थव्यवस्था के व्यवसायीकरण और केंद्रीकृत सत्ता के खिलाफ थी। तो निम्नलिखित में किस योजना का उपरोक्त कथन द्वारा सटीकता से वर्णन किया गया है? नीचे दिए गए विकल्पों का सही उत्तर दें। तो इसमें जो वर्णन किया गया है वो अगर देखेंगे, गांधीवादी योजना जो थी ये इसका वर्णन किया गया है। यानी गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना का समर्थन करते हुए श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1994 में गांधीयन योजना तैयार की थी। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें। 51 के में मानवीय चेहरे के साथ आर्थिक सुधार, जिसे नारे के साथ 1990 के दशक की शुरुआत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई, उसमें भी जनता प्लान की प्रतिनिधित्व में जनता का प्लान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे कम्युनिस्ट नेता शौकत अली उस्मानी, S.A. डांगे, मुजफ्फर अहमद ने तैयार किया था। ऑप्शन 2 औद्योगिक श्रमिकों के लिए कम्युनिस्ट विचारधारा के महत्व के कारण योजना द्वारा केवल औद्योगिक क्षेत्रों को उजागर किया गया था। तो गलत उत्तर आपको बताना है, जनता प्लान के बारे में पूछा है। तो इसमें ऑप्शन 1 जो है वो गलत है। यानी 1945 में जनता प्लान को कट्टरपंथी कम्युनिस्ट नेता M.N. रॉय, ठीक है, M.N. रॉय जो भारतीय ट्रेड यूनियन के उत्तरोत्तर युद्ध के बाद की पुनर्निर्माण समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने तैयार किया था। ठीक है, इन सब ने नहीं। ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 गलत है। यानी मुख्य साम्यवादी विचारधारा के बावजूद औद्योगिक कार्यकर्ता पर ध्यान केंद्रित किया गया। योजना ने कृषि औद्योगिक दोनों क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला। तो इस प्रकार ऑप्शन सी जो है यानी 1 और 2 दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सर्वोदय योजना का सही वर्णन है? ऑप्शन 1 इसे 1950 में समाजवादी नेता राजनारायण द्वारा प्रकाशित किया गया, जिन्होंने बाद में PM इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनावी कदाचार का मामला जीता। ऑप्शन 2 यह योजना विभिन्न गांधीवादी तकनीकों के वैचारिक रूप से प्रभावित था। ऑप्शन 3 इस योजना निर्माता के बाद के समय में भारतीय आर्थिक योजना के केंद्रीकरण प्रकृति का विरोध किया गया। तो कौन सा उत्तर इसमें सही है 52 में? तो सही की बात करें, ऑप्शन 1 जो है राष्ट्रीय योजना आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद जो है सर्वोदय योजना तैयार की गई थी। ठीक है, तो सरकार भारत के नियोजित विकास के लिए अकेला खाका बनाने के लिए पंचवर्षीय योजना के लिए तैयार की गई थी। ये जो सर्वोदय योजना, यह प्रसिद्ध समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण द्वारा तैयार किया गया था, ना कि राजनारायण द्वारा। ठीक है, और सर्वोदय योजना जनवरी 1950 में प्रकाशित होती। ठीक है, तो ये गलत हो गया। अगर राजनारायण की बात करें तो 15 मार्च 1917 से 31 दिसंबर 1986 एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, और जो तत्कालीन इंदिरा गांधी के खिलाफ जो है एक प्रसिद्ध चुनावी कदाचार के मामले में जीत हासिल की थी। तो ये राजनारायण के बारे में हुआ। तो ऑप्शन 2 जो है ऑप्शन 2 की बात करें ये सही है। इस योजना का प्रमुख प्रेरणा जो है समुदाय और ट्रस्टीशिप द्वारा रचनात्मक कार्यों के लिए गांधीवादी तकनीकों के साथ साथ आचार्य विनोबा भावे के सर्वोदय अवधारणा और प्रख्यात गांधीवादी रचनात्मक कार्यकर्ता से ली गई है। ऑप्शन 3 की बात करें ये भी सही है। यानी निर्माता के बाद के समय में भारतीय आर्थिक नियोजन केंद्रीकरण के प्रकृति का विरोध किया था। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे इसमें 2 और 3 सही है, यानी ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें। 1991 के भारतीय आर्थिक संकट के बाद दिए गए सुधारों के उपाय के संदर्भ में विचार करें। ऑप्शन 1 है अर्थव्यवस्था में समग्र मांग को बढ़ावा देने के लिए संरचनात्मक सुधार के उपाय। ऑप्शन 2 अर्थव्यवस्था के समग्र आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए व्यापक आर्थिक स्थिरीकरण उपाय। कौन सा सही है? तो इसमें देखेंगे
एक और दो दोनों गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? आर्थिक सुधार कार्यक्रम जिसे भारत में कब लाया गया? रिफॉर्म जो है 1991 में लाया गया, भारतीय आर्थिक संकट के बाद शुरू किया गया। इसे दो श्रेणियों में, इसमें दो श्रेणियाँ शामिल थी। अगर माइक्रो इकोनॉमिक स्थिरीकरण उपाय, जिसमें वे सभी आर्थिक नीतियाँ शामिल हैं जो अर्थव्यवस्था के कुल मांग को बढ़ावा देने या इरादा रखती हैं, चाहे वो घरेलू हैं या बाहरी। ठीक है, और जो ऑप्शन दो की बात करें, संरचनात्मक सुधार उपाय, जिसमें अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कुल आपूर्ति को बढ़ावा देने का सरकार द्वारा शुरू किए गए सभी नीतिगत जो है सुधार शामिल हैं। स्थिरीकरण उपाय नहीं थे। तो इस प्रकार अगर आप डिटेल में देखेंगे तो इसमें जो है एक और दो दोनों गलत है, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में कौन सा कथन वैश्वीकरण का उचित रूप से वर्णन करता है, यानी ग्लोबलाइजेशन का इन चार ऑप्शनों में से कौन सा सही वर्णन करता है? ऑप्शन एक में राष्ट्रों के बीच आर्थिक एकीकरण में वृद्धि, ऑप्शन बी माल और सेवाओं की पूंजी और श्रम की अप्रतिबंधित सीमा पर आवाजाही, तो ऑप्शन सी में एक और दो। ठीक है, तो इसमें बताया ग्लोबलाइजेशन के बारे में कौन सा जो है सही वर्णन करता है। ये दोनों ग्लोबलाइजेशन के बारे में सही वर्णन करते हैं, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 में देखें, निम्नलिखित में कौन सुधारों की पहली पीढ़ी में शामिल है? ऑप्शन एक निजी क्षेत्रों में पदोन्नति, ऑप्शन दो प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सुधार, ऑप्शन तीन है बाहरी क्षेत्रों में सुधार। तो कौन सा सही है? तो इसमें देखेंगे, जो पहली पीढ़ी के सुधार की बात करेंगे तो प्रौद्योगिकी क्षेत्र के सुधार को चौथी पीढ़ी के सुधारों में शामिल किया गया है। ठीक है, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के सुधार को जो है चौथी पीढ़ी के सुधारों में शामिल किए गए हैं। तो इस प्रकार एक और तीन जो है पहली पीढ़ी के जो है सुधार है, जो 1991 से 2000 और 2000 से 2001 के बीच किए गए थे। उन्हें पहली पीढ़ी के सुधारों के रूप में प्रस्तुत किया गया था। जैसे निजी क्षेत्र की पदोन्नति, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार, बाहरी क्षेत्र में सुधार, वित्तीय क्षेत्र में सुधार, कर सुधार, इनको पहली पीढ़ी के सुधार में शामिल किया गया था। इस प्रकार ऑप्शन सी सही हो गए। क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में देखें, क्या पूछा है? भारत के आकार के देश में जहां राज्यों के संविधान को तहत अपने कर्तव्यों के क्षेत्र में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है, वहां एक राष्ट्रीय विकास जैसे मंच का होना आवश्यक है। तो एनडीसी यानी नेशनल डेवलपमेंट जो काउंसिल के संदर्भ में विचार कीजिए। ऑप्शन एक है 1967 के राष्ट्रीय विकास परिषद के पुनर्गठन से पहले इसकी सदस्यता केवल कैबिनेट मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री और योजना आयोग के सदस्य शामिल थे। ऑप्शन दो है राष्ट्रीय विकास परिषद की पहली बैठक 1952 में हुई और नीति आयोग के गठन के एक साल पहले दिसंबर 2014 में हुई थी। तो सही उत्तर आपको चूज करना है। एक बात और बता दें, इसमें क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कुछ, जो जैसे अब इसमें नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब बनी ये दे देगा, नीति आयोग कब बना, इसके अलावा अगर देगा कोई और कमेटी कब बनी, तो उसका क्रम पूछ लेगा, जो है सही उत्तर जो है क्रम पूछ लेगा अवरोही या घटते क्रम में। तो सन भी आप दिमाग में ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ भी चुके हैं। तो अगर ऑप्शन ए की बात करें तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो एनडीसी है वो आपको ध्यान रखना है कब बनी थी, 52 में, यानी 9 अगस्त जो है 1992 में जो है कैबिनेट सचिवालय से जारी प्रस्ताव द्वारा की गई थी। तो शुरू में क्या था, भारत के प्रधानमंत्री इसके वास्तविक अध्यक्ष थे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य शामिल थे। ठीक है, तो इस प्रकार ये गलत हो जाएगा। और बात करेंगे कि 8 से 9 नवंबर 1952 में आयोजित एनडीसी की पहली बैठक हुई। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने एनडीसी के बारे में राज्य के बीच घनिष्ठ सहयोग के लिए अनिवार्य के रूप में एक मंच है ये कहा था। एनडीसी की पिछली बैठक की बात करें तो 2012 में, ठीक है, 2012 में 57वीं यानी 57वीं बैठक हुई। इस प्रकार देखेंगे दो गलत है। ठीक है, यानी एक और दो दोनों गलत है, तो इस प्रकार ऑप्शन डी इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें,
1952 से 65 यानी 1952 से 65 तक भारत की पहली 3 पंचवर्षीय योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, खाद्यान्न समस्याओं का प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिंचाई सहित कृषि क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। ऑप्शन दो, चूंकि पहली पंचवर्षीय योजना खाद्यान्न की कमी की समस्या को हल करने में विफल रही, नीति निर्माताओं ने दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि सुधारों पर जोर दिया। ऑप्शन तीन, पहली पंचवर्षीय योजना के बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना थी जिसने निर्धारित विकास दर लक्ष्य हासिल किया। ठीक है, तो आपको बैकग्राउंड हमेशा इकोनॉमिक्स का याद रहना चाहिए, क्योंकि करंट ही सब कुछ नहीं होता या इकोनॉमिक सर्वे ही सब कुछ नहीं होता एग्जाम के लिए। पूछ लेगा तो क्या करेंगे। तो ऑप्शन एक जो है सही है। ठीक है, यानी जो 1951 से 56 तक चली पहली पंचवर्षीय योजना, तो खाद्यान्न आयात 1951 और मूल्य वृद्धि की समस्या का सामना कर रही थी उस टाइम, तो इसीलिए जो है सिंचाई और बिजली परियोजना सहित कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। ऑप्शन दो गलत है। ठीक है, जो द्वितीय योजना थी जिसकी अवधि थी 1956 से 61 तक थी, विकास की रणनीति में भारी उद्योग और पूंजीगत वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्या मुख्य विषय थे क्या प्लानिंग योजना का, इसकी लिस्ट हमने आगे दी है। इस प्रकार ऑप्शन दो गलत हो जाएगा। ऑप्शन तीन की बात करेंगे तो ऑप्शन तीन गलत है, यानी जो तीसरी योजना के लिए जो 1961-65 योजना ने विशेष रूप से भारत की योजना के उद्देश्यों को एक रूप में कृषि के विकास को शामिल किया। इसके अलावा पहली बार संतुलित क्षेत्रीय विकास के उद्देश्य विचार किया गया। यह योजना विफल हुई दो युद्ध, जो 1961-62 में चीन के साथ और 65-66 में गुजरात सीमा पर पाकिस्तान के साथ। ठीक है, और इसके अलावा बात करें 1965-66 में एक भीषण सूखा पड़ा, अकाल का सामना करना पड़ा। तो इस प्रकार देखेंगे तो जो लक्ष्य था, टारगेट था 5.6% थी, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर थी वो 2.4% थी, यानी ये हासिल नहीं किया जा सका इन सभी कार्डों कारण। तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही होगा, यानी केवल एक सही है। अभी आगे हम आपको लिस्ट दे देंगे योजना के बारे में, क्या उसका मुख्य विषय था। 58 की बात करें, चौथी पंचवर्षीय योजना से योजना का राजनीतिकरण शुरू हुआ। ऑप्शन दो, 20 सूत्री कार्यक्रम 8वीं पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ हुआ। सही उत्तर आपको चूज करना है, तो ऑप्शन एक सही है। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1969 से 74। ठीक है, और ये योजना थी गाडगिल समिति की सिफारिश पर जो है रणनीति पर आधारित थी, जिसमें स्थिर विकास के साथ विचारों आत्मनिर्भर की दिशा में प्रगति पर विशेष ध्यान दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार इस योजना का राजनीतिकरण शुरू हुआ, यानी केंद्र में राजनीतिक स्थिरता की खोज से योजना को वास्तविक राजनीतिक के एक उपकरण में बदल दिया गया, जिसमें योजना के बाद अधिक से अधिक केंद्रीकरण की योजना शामिल की गई, राज्य को इसमें नेग्लेक्ट किया गया। ऑप्शन दो की बात करें तो ऑप्शन दो गलत है। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 79 में गरीबी उन्मूलन पर अपना ध्यान केंद्रित किया गया। ठीक है, इसके अलावा 20 सूत्री कार्यक्रम की बात करें 1975 में शुरू किया गया था, जिसमें स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य को मामूली महत्व दिया गया था। ठीक है, तो ये जो था पांचवी पंचवर्षीय योजना पर गरीबी उन्मूलन ध्यान दिया गया था। इसके अलावा 20, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना नहीं था, 5वीं था। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन ए सही है, ए मतलब एक। 59 की बात करें, ये 5 ईयर प्लानिंग है, उसका पीरियड कब था, उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, ये आप जो है रट लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, पूरा 5 ईयर प्लान नहीं रटना है। 59 की बात करें, निम्नलिखित में कौन से सुधारों की दूसरी पीढ़ी में शामिल है। कारक बाजार सुधार, कानूनी क्षेत्र में सुधार, राज्यों को अधिक जो है कर हस्तांतरण। सही उत्तर आपको चूज करना है 59 में। तो इसमें देखेंगे 1, 2, 3 जो है, तीनों जो है दूसरी पीढ़ी के सुधारों में शामिल है, जो सरकार ने 2000 से 2001 में दूसरी पीढ़ी के सुधार चालू किए थे। तो इसमें जो है ये तीनों शामिल है। इसके अलावा बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र सुधार, सरकार और सार्वजनिक जो संस्थानों में सुधार। ठीक है, राजकोषीय समेकन की बात करें,
राज्यों को अधिक जो है कर हस्तांतरण जो है, तो ये दूसरी पीढ़ी के सुधार में शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। 1966 में गंभीर भोजन की कमी अकाल के कारण भारत सरकार ने एक वर्षीय योजना बनाने का फैसला किया। ऑप्शन 2, जनता सरकार द्वारा 1990-92 में पाँचवीं पंचवर्षीय योजना एक वर्ष पहले समाप्त करके रोलिंग प्लान योजना शुरू की गई थी। तो इसमें बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो अगर बात करें जो 3 वर्ष की योजना थी लगातार, उसकी अवधि थी 1966 से 1969। हालांकि जो चौथी योजना थी वो थी 1966। ठीक है, कमज़ोर वित्तीय स्थिति के साथ चीन के हार के बाद मनोबल टूट गया था। तो कुल मिलाकर देखेंगे, ये भोजन की कमी अकाल कारण एक वर्षीय योजना को जो फैसला था, तो इसी कारण देखेंगे जो मनोबल टूटा था। तो आने वाले वर्षों में 2 योजनाएं लागू की जो वार्षिक योजना का व्यापक उद्देश्यों की चौथी योजना का डिजाइन के अंदर थे, जिसे 1966-71 की अवधि लागू किया जा सकता। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन 1 गलत है, ऑप्शन 2 भी गलत है। जनता सरकार ने 5वीं योजना को उसके अंतिम वर्ष के 1 साल पहले यानी वित्तीय वर्ष 1977 से 78 तक लागू कर दिया गया, जो 78 और 79 में लागू की जानी थी। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें जो है ऑप्शन जो है डी सही होगा, यानी दोनों गलत है, ना तो 1 ना तो 2। तो दोस्तों ये रहा हमारा इकोनॉमी का 20 क्वेश्चन का टारगेट। इसके आगे हम 61 से 80 यानी 2 टेस्ट और होंगे, फिर आपको कंप्लीट पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा व्याख्या के साथ। इससे ज़्यादा व्याख्या आपको मिलेगी, आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आपको लेक्चर की पीडीएफ तुरंत आपको इस क्लास के बाद आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और रिवीजन सीरीज चालू है और भी टेस्ट चालू है, सब्जेक्ट के जाके देख सकते हैं। अगर आपको टेस्ट थोड़ा सा पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।